क्लास 11th, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, कैसे हो? मस्त चकाचक, बोले तो रापचिक। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक नाम और दिया गया, दैट इज वेंडरवॉल फोर्सेस। और गाइज हम लोगों ने एक चीज और देखी कि ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं या ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहले ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन का काम करेंगे, और अट्रैक्शन के साथ साथ ये रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, गड़बड़ी करते हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सिर्फ अट्रैक्टिव मानते हैं, रिपल्सिव नहीं। लेकिन वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। अट्रैक्टिव में हम लोगों ने देखा कि हमने लंदन फोर्सेस पढ़े, लंदन फोर्सेस के बाद में हम लोगों ने डायपोल पढ़ा, डायपोल के बाद हम लोगों ने डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पढ़ा, और चौथा हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। तो ऐसे हम लोगों ने 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। आई गेस वहां तक आप लोगों को सारी चीजें कवर हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को सारी चीजें कवर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेंडरवॉल फोर्सेस कब रिपल्सिव फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाट आर रिपल्सिव फोर्सेस? तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, रिपल्सिव फोर्सेस आर अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है, दैट इज रिपल्सिव। भाई रिपल्सिव मतलब रिपल्शन करना, खत्म बात। नाउ रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल है, ये कोई सा भी हो सकता है, पोलर, नॉन पोलर, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसमें सेंटर में सारे न्यूक्लियस है। भाई मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियस तो होता नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर तो पॉली न्यूक्लियस वाला होता है। याद करो, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो बीच में है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में HCl का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाए हुए होंगे। तो एक मॉलिक्यूल आप मानो ये है, दिस इज योर मॉलिक्यूल 1, ये आपका मॉलिक्यूल 1 है, और इसके पास में मैं यहां पर बना देता हूं, चलो, ये आपका मॉलिक्यूल 2 है, ये आपका मॉलिक्यूल नंबर 2 है। गाइस ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ये एटम्स नहीं है, और एटम्स अगर होंगे भी तो सिर्फ नोबल गैस के एटम होंगे जो किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते। तो ये आपका मॉलिक्यूल नंबर 2 है ना। हो सकता है कि ये O2 हो और ये भी O2 हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। हो सकता है अगर ये वाटर हो तो ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। हो सकता है ये नाइट्रोजन हो तो ये नाइट्रोजन हो, मतलब किसी भी प्रकार का ये मॉलिक्यूल या एटम भी हो सकता है। ये हीलियम एटम हो तो ये भी हीलियम एटम हो, ये नियॉन हो तो ये नियॉन हो, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अगर O2 हो तो ये N2 हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, बस दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए। मेरा इतना कहना है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए। क्लियर कट? बोलो, समझ में आई? अरे क्या मेरे छोटे बच्चे को ये बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, मैं आपका आगे बढ़ के पढ़ाता हूं। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे, यहां पर हम लिखेंगे when these molecules are at a distance, they may feel या they will feel, ऐसा लिखना चाहिए, they will feel the attractive forces। इनको कौन से फोर्सेस फील होंगे? इनको अट्रैक्टिव फोर्सेस फील होंगे, यानी इनको अट्रैक्शन फील होगा, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। लेकिन जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये अट्रैक्ट होते होते इतने क्लोज आ जाएंगे, इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स में अगर लंदन फोर्स भी काम कर रहा है तो पास लेके आने का काम कर रहा है, अगर डायपोल भी काम कर रहा है तो पास लाने का काम कर रहा है,
डायपोल इंड्यूस डायपोल भी अगर काम कर रहा है तो पास आने का काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर रही है तो पास ला रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं। अब यहां पर जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर कोई डंडा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल इधर आ गया और एक मॉलिक्यूल इधर आ गया, अब ये बीच में डंडा आ गया जिसकी वजह से ये दोनों पास नहीं आ पा रहे हैं। यहां तो अट्रैक्शन है, तो जब ये पास आना शुरू होंगे तो पास आते आते इतने पास आ जाएंगे कि बिल्कुल मर्ज कर जाएंगे। एटम्स में हम देखा था ना, ये ओवरलैप कर जाते हैं, वैसी कुछ स्थिति यहां पर मॉलिक्यूल्स में बनेगी, बहुत पास आ जाएंगे। तो ज्यादा पास आने की वजह से ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। और जब ज्यादा करीब आ जाएंगे तो इनके न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे तो सेम चार्ज के न्यूक्लियस और सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर पॉइंट आएगा दैट व्हेन these molecules comes in a very close proximity to each other, close proximity, then their electron cloud and their nucleus will starts repelling each other। एक दूसरे को क्या करने लगेंगे प्यारे बच्चों? रिपेल करने लगेंगे, और अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइस दिस इज द रिपल्सिव फोर्सेस जो कि काम करते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। बहुत इजी था, कुछ भी इसमें पढ़ने लायक नहीं था, बस हमें यह बात समझनी है, हमें यह बात जाननी थी कि अगर दो मॉलिक्यूल ज्यादा ही क्लोज आ गए तो बिल्कुल एक दूसरे में घुस जाएंगे। तो उनको एक दूसरे से घुसने में रोकने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नोट इट डाउन गाइस। अरे मेरा चूसे हुए आम के गठली, क्या तुम्हें यह समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसे का नाम और निशान मिटा दूं? चलिए तो इसको रब करते हैं। अब गाइस आप लोगों ने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या दो अलग अलग नोबल गैस के एटम्स या किसी भी एक मैटर के फिजिकल स्टेट को समझने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। याद करें चैप्टर के शुरुआत में क्या सिखाया था कि एक सब्सटेंस या एक मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस ही काम करते हैं। गैसेस के अंदर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं करते, लेकिन वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। याद करो मैंने आपको सिखाया था, मैं फिर लिखूंगा, टू अचीव या अचीव की जगह लिखना चाहिए अटेन, टू अटेन अ फिजिकल स्टेट, टू अटेन अ फिजिकल स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस। A substance have two forces. फर्स्ट आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट करे। फर्स्ट आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थे लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल और हाइड्रोजन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा भी क्या पड़ा? रिपल्सिव फोर्सेस। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब ये दो चीजें मिलकर आपके एक मैटर की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करती है कि आपके पास में जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में चॉक है, आपके पास में वाटर है और आपके पास में ऑक्सीजन गैस है, तो ये ऑक्सीजन गैस क्यों है, ये वाटर लिक्विड क्यों है, ये चॉक सॉलिड क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा कि इन चॉक के जो पार्टिकल्स हैं,
या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या स्थिति है और थर्मल एनर्जी की क्या स्थिति है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चे अभी थर्मल एनर्जी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट थर्मल एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एनर्जी? एज द नेम सजेस्ट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट। सो थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जगह आई वुड से इट शुड बी हीट। समझ में आ रही बात ना? थर्मल एनर्जी है क्या? तो गाइस सबसे पहली बात समझो, थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, तो हम लिखेंगे थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो भाग रहा है या मूव कर रहा है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, मतलब ये आपको मेजरमेंट देता है, ये आपको बताता है कि एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल का मैं बोलूं कि इस पार्टिकल की थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो पार्टिकल बहुत स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि एक सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बहुत लो है, बहुत ही कम है, तो हम समझ जाएंगे कि उस पार्टिकल की थर्मल एनर्जी कम होने का मतलब है कि उस सब्सटेंस के जितने पार्टिकल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, वो लोग शायद बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं या शायद मूव भी नहीं कर रहे। तो थर्मल एनर्जी का मतलब समझ में आ गया। दूसरी खास बात इसके बारे में ध्यान रखेंगे, दैट थर्मल एनर्जी इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। सीधी सी बात है, टेम्परेचर के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। दैट इज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट इज उसकी थर्मल एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्लास 9th सीबीएसई में पढ़ने को मिलता है। वो है जब हम लोग गरम गरम खाना खाते हैं, when we eat hot food, तो हॉट फूड का जो अरोमा होता है, जो उसकी खुशबू होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। आपने भी इमेजिन किया होगा कि अगर आप घर में बैठे हो और किचन में आपकी मम्मी ने अभी अभी खाने में तड़का डाला है या आपके घर में किसी ने खाना बनाते वक्त तड़का किया है, तो जैसे ही तड़का मारा जाता है तड़क से, तो पूरे घर में उसकी जो ढांस है, उसकी जो खुशबू है वो फैल जाती है। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने से निकल रहे हो जो चाइनीज बना रहा हो, मंचूरियन, चिली पनीर, शेजवान फ्राइड राइस, शेजवान नूडल्स, या पिज्जा बन रहा है और उस पर अभी अभी ऑरेगेनो डाला गया है, पास्ता बन रहा है, तो गरम गरम खाने की अलग ही खुशबू आती है। वही अगर चाइनीज आप दुकान से पैक कराकर घर ले आओ और घर में उसको 5-6 घंटे बाद खाओ, तो आपको उसकी खुशबू नहीं आएगी। कारण यह है कि जब खाना गर्म होता है तो गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो तेज 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 स्प्रेड करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो दूर तक निकल जाती है, तो वो दूर तक उसकी खुशबू आती है। लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसकी जो खुशबू होती है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो बस जितने डब्बे में वो पैक है बस वहीं रह जाती है। तो सीधा सा फंडा है, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब क्या बढ़ी? थर्मल एनर्जी। तो यहां पर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की, सॉलिड, लिक्विड या गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी हो, यानी उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ाना हो, तो आपको किसके साथ छेड़छाड़ करनी है? आपको छेड़छाड़ करनी है थर्मल एनर्जी के साथ। क्या यह बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? थर्मल एनर्जी का मतलब क्लियर हो गया। थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये प्योरली किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे, जो भी हमारे पास में सॉलिड होते हैं,
सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि पास पास पैक्ड होते हैं, जैसे एक सॉलिड लिया मैंने और सॉलिड में देखा इसके पार्टिकल्स पास पास पैक्ड हैं, तो हम यहां पर बोलेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास लीस्ट थर्मल एनर्जी होती है, हैव लीस्ट थर्मल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स इसके मूव ही नहीं कर पाते। और ये कहा जाता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये बस अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। इमेजिन करो आपको मैंने एक बस में चढ़ा दिया जिसमें बस में सारी सीटें फुल है और बीच में जो चलने का प्लेटफॉर्म होता है वहां पर भी लोग भरे पड़े हैं। अब आप बस में ऐसे चढ़ के आप एक हैंडल पकड़ के खड़े हो गए हो, अब आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, क्योंकि आपके आगे भी आदमी खड़ा है, पीछे भी आदमी खड़ा है, इधर भी आदमी खड़ा है, इधर भी आदमी खड़ा है, आप अकेले बस में से फंस गए हो। अब अगर आपको कोई पीछे धक्का मारेगा तो आप भी उसको धक्का मारोगे, लेकिन आप धक्का कैसे मारोगे? ऐसे ऐसे, बस आप ऐसे 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 धक्का मारोगे, बस। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप मूव ही नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकते हो या ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकते हो। ठीक उसी तरह यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्योंकि पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड हैं, ये मूव नहीं कर सकते। इसलिए ये मूव नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इनके पास में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दे हैव लीस्ट थर्मल एनर्जी, दैट इज दे हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। ये अपनी पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं या सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर पाएंगे लाडले बच्चों। इसलिए सॉलिड के पास ये कहा जाता है कि इसकी थर्मल एनर्जी लीस्ट होती है। वहीं पर अगर आपके पास में गैसेस हैं तो प्यारे बच्चों गैसेस के पास में पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है, मतलब कि ये पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट थर्मल एनर्जी, इनकी थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होती है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है परफ्यूम यहां आप छिड़कोगे, यहां डीओ डालोगे, पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस वाला डीओ है। गैस वाला डीओ नहीं भी होगा ना, और अगर आप बिना गैस वाला डीओ भी छिड़कोगे तो जब वो तुम्हारी बॉडी पे गिरेगा उसके बाद वो वेपोराइज ही होगा, और वेपोराइज होगा मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसकी खुशबू तो चारों ओर फैलनी है, वरना वो डीओ या परफ्यूम है किस काम का। तो गैसेस के पास में पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो पूरे रूम में शक्तिमान बन के घूमते हैं, कोई दिक्कत। और लिक्विड के पास में इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गई गाइस आपकी थर्मल एनर्जी। अब हम लोग यहां पर जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओ बल्ले बल्ले हो गया, कोई दिक्कत, पक्की बात। चलिए शानदार। और हमारा सरकारी अस्पताल के टूटी हुई बेंच में लगी हुई कील। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर आपके पास में एक मैटर अगर सॉलिड फॉर्म में है, एक मैटर अगर लिक्विड फॉर्म में है और एक मैटर अगर गैसियस फॉर्म में है, तो वेंडर वॉल फोर्सेस यानी कि आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और आपके थर्मल एनर्जी के बीच में क्या कोरिलेशन होगा। तो अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो बेटा लिक्विड के अंदर ऐसा बोला जाता है देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस between your thermal energy and intermolecular forces यानी यहां पर बोलना चाहिए जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है? अट्रैक्शन वाला फोर्स। रिपल्शन वाला सिर्फ कब काम करेगा? जब तुम मॉलिक्यूल को बिल्कुल ही चिपका दोगे। यहां पर अपन मॉलिक्यूल नहीं चिपका रहे, यहां पर अपन लोग बस ये देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को कितनी ताकत से होल्ड कर रखा है। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही थर्मल एनर्जी भी होगी। यानी अगर दो मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो उसी वक्त दो मॉलिक्यूल दूर भी जाएंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी का काम क्या होगा? आप ये भी इंपॉर्टेंट बात नोट करो बेटा, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। आप समझना, अगर दो पार्टिकल है
और इन दो पार्टिकल की अगर मैंने थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी मैंने, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो ये फास्ट फास्ट मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो बेटा थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? थर्मल एनर्जी का काम होता है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को दूर ले जाना। तो थर्मल एनर्जी विल क्या करेगा? थर्मल एनर्जी विल टेंड्स टू मूव अवे द पार्टिकल्स को ये एक दूसरे से दूर ले जाने का काम करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगा? विल टेंड्स टू कीप द पार्टिकल्स टूगेदर, ये पार्टिकल्स को साथ में रखने का काम करेगा, और थर्मल एनर्जी पार्टिकल को दूर ले जाने का काम करेगी। तो क्योंकि यहां पर फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसलिए यहां पर आपको क्या दिखेगा? यहां पर आपको दिखेगा लिक्विड। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने लिक्विड से सॉलिड बनाना है, अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। यू हैव टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, इसके पीछे रीजन समझो। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर ले जाने का काम कर रही है, लेकिन सॉलिड में तो सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए आपको यहां पर थर्मल एनर्जी कम करनी होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट वी कैन इंक्रीज द प्रेशर। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा ही प्रेशर बढ़ा दोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल दूर हैं और आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये पास आएंगे, अरे वाह 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 वाह, और तुमने और प्रेशर बढ़ा दिया तो बहुत पास आ गए। अब ये पास नहीं आएंगे, अब ये रिपेल करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गए। अब दोनों मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इसलिए आप एक हद तक ही प्रेशर बढ़ाकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा सकते हो। एक हद तक प्रेशर बढ़ाकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा सकते हो, उसके बाद नहीं। तो फिर क्या करें? तो फिर थर्मल एनर्जी कम कैसे करेंगे? वी नो दैट थर्मल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर एज वेल। मतलब प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ टेम्परेचर कम करना है, तब कहीं जाकर लिक्विड सॉलिड में बदलेगा। और क्योंकि सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं, आप इसे फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रेशर लगाकर, जैसे मैं बोर्ड पर प्रेशर लगाकर इसको कंप्रेस करने की कोशिश भी करूं तो ये नहीं कंप्रेस होगा। ये मार्कर को मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं, नहीं कंप्रेस होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल ऑलरेडी पास पास हैं। अब ये इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये पास में नहीं आएगा। जब आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको पहली बात तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपने आप कमजोर होंगे, और जब ये कमजोर हो जाएंगे तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दोनों पार्टिकल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगा, और इनके बीच में प्रेशर कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, तो ये पार्टिकल दूर हो जाएंगे। तो ये चीज हो गई। अगर अपन बात करें गैस की, तो बेटा गैस के अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा बड़ी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, दिस इज थर्मल एनर्जी, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब गैसेस में अगर आपको एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि अब एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, कंपैरेटिवली पास पास ही है, और इसलिए लिक्विड भी अनकंप्रेसिबल ही होता है। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स वैसे ही पास पास है। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल में रिपल्शन आने लगेगा, इसलिए ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। सिर्फ प्रेशर लगाकर कंप्रेस करना हो तो टेम्परेचर भी डाउन करो, तब ये पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, प्रेशर के बलबूते पे नहीं आएंगे।
तो जब आप इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये तेज 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 मूव करने लगेंगे। और जब ज्यादा मूव करेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कमजोर पड़ जाएगा। और अगर आपने ऐसे में प्रेशर डिक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर जो दबाव, जिस दबाव की वजह से ये दोनों पास थे, अगर वो हट गया और इनका मूवमेंट बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिकली इनके बीच का जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये पार्टिकल्स एकदम से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेशर डिक्रीज करना है और टेम्परेचर बढ़ाना है। वहीं अगर आप चाहें कि आप गैस को लिक्विड में ले जाएं, इसका कंडेंसेशन कर दें, तो कंडेंसेशन करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा। आप जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पास आएंगे, तो एक तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये पास आएंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा। और जब आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो काइनेटिक थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, फिर स्लोली स्लोली मूव करेंगे और प्रेशर की वजह से ये पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आपके मैटर के 3 फिजिकल स्टेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने ये चीज खत्म कर ली। अब अगले वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज गैसियस लॉज, गे लूसेक लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। और गाइज ये लॉज जेई नीट के लिए और स्कूल एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, आज नहीं अगले साल भी काम में आएंगे 12th में। तो गाइज आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा रखो शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से।